श्रोताएं, स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण विचार। तो संस्कृत में देखें तो स्वर तो 13 होते हैं, जिनमें से मूल स्वर 9 होते हैं। और अब हम देखते हैं कि स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, स्वर कितने भागों में विभाजित किए गए हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक श्लोक सुनाना चाहूँगी। पाणिनि शिक्षा में पाणिनि जी ने लिखा है कि एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रा दीर्घ उच्यते त्रिमात्रा प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्ध मात्रा। अर्थात एक मात्रा ह्रस्व में होती है, द्विमात्रा दीर्घ स्वर में होती है, प्लुत स्वर में सदैव 3 मात्रा होती हैं और व्यंजन में सदैव आधी ही मात्रा होती है। आइए अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो पहला विभाजन स्वर का 3 भागों में किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो सबसे 1 नंबर पे है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण समय एक मात्रा का होता है, इसीलिए हम इस एक मात्रा इनके वर्णों को हम एक मात्रा का ही कहते हैं। और इसके उदाहरण में 5 वर्ण आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और लृ। आ, ई, उ, री, लृ, ये 5 स्वर ह्रस्व में आते हैं। इसके बाद देखते हैं दीर्घ। तो दीर्घ का उच्चारण समय थोड़ा सा बड़ा होता है, समय थोड़ा लग जाता है, जो कि 2 मात्रा का होता है। तो इसमें उसके उदाहरण में जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। री को हम दीर्घ में नहीं गिनते हैं, ली वर्ण का सिर्फ ह्रस्व ही होता है। तो इसीलिए दीर्घ में जो कि 2 मात्रा वाले वर्ण होते हैं, उसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री, और साथ में इसके जो है संध्याक्षर भी आ जाएंगे चारों। संध्याक्षर मिश्रित होते हैं, मिश्रित विकृत होते हैं, क्योंकि ये 2 इनका उच्चारण स्थान जो जगह से होता है, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से आगे देखते हैं प्लुत का। तो प्लुत स्वर हम उन्हें कहते हैं जैसे कि जिनके उच्चारण में थोड़ा समय लगे। आप लोगों ने देखा होगा कोई शब्द लिखा हो, उसके बाद में अरबी भाषा की संख्या में ऐसे 3 के तरह से कुछ लिखा होता है, तो उसे वो प्लुत का ही चिन्ह होता है। और जैसे बोलने में उदाहरण इसका ले लीजिए ओम। तो ओम बोलने में थोड़ा सा समय लगा, थोड़ी सी दूरी लगी, तो उसे हम प्लुत कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय लग जाता है बोलने में, थोड़ी दूरी, 3 मात्रा का इसे कहा जाता है, इसे हम प्लुत कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद आइए देखते हैं एक और विभाजन किया गया है, जिसे हम उदात्त। पहला उसमें है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त, तीसरा है स्वरित। तो उदात्त उच्चैर उदात्ता, नीचैर अनुदात्ता और समाहार स्वरिता। अर्थात जब वेद पाठ करते हैं, तो जब तेज से उदात्त स्वरों को तेज से बोलते हैं तो उसमें ऐसे हाथ करते हैं। अनुदात्त को धीमे से थोड़ा बोला जाता है, उसमें ऐसे हाथ होते हैं। और स्वरित बराबर में होते हैं तो इसमें ऐसे हाथ रखते हैं। समाहार स्वरिता अर्थात उच्चैर उदात्ता, और इस उदात्त में कोई रेखा नहीं होती है, बिना रेखा का होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं दिखेगा। अनुदात्ता, नीचर अनुदात्ता, उसमें वर्ण के नीचे जो अनुदात्त वर्ण होगा उसके नीचे एक लाइन खींची होगी, नीचे बड़ी रेखा जिसे हम कहते हैं। और समाहार स्वरिता, स्वरित में ऊपर एक खड़ी रेखा बनी होती है। अर्थात उदात्त बिना रेखा का होता है, बड़ी रेखा अनुदात्त में होगी, स्वरित में खड़ी रेखा होती है। इसके बाद एक और तरह से विभाजन किया गया है, अनुनासिक और अननुनासिक। तो अनुनासिक उन वर्णों को हम कहेंगे जिसमें हमें ना से सहायता लेनी पड़े उच्चारण करने में, जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान में बताया ही था। जैसे अंक की बिंदी या चंद्र बिंदी लगा दें तो उसमें आम, कम, चम, तम, और जैसे का पे लगा दिया चंद्र बिंदी तो कम हो गया, खा पे लगा दिया तो खाम हो गया, इस प्रकार से। और अननुनासिक वर्ण वो होते हैं जिनमें वो सादे वर्ण होते हैं, उसमें कोई हम चंद्र बिंदी या बिंदी नहीं लगाते हैं, तो उसे हम अननुनासिक कहते हैं। इसी प्रकार से और भी देखें तो वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण किया गया जैसे समृद्ध, अर्ध समृद्ध, वेवृत और अर्धवेवृत। तो समृद्ध स्वर बोलने में मुंह बंद रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खुला होगा। इसके उदाहरण हैं
4 उदाहरण इसके हैं। ई उ ऊ। आप खुद ही बोल के देखिए कितना मुंह बिल्कुल बंद सा रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खुला होगा। ई उ ऊ। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा सा मुंह और खुला होता है। तो इसमें उदाहरण आते हैं ए और ओ। ए और ओ। ए और ओ अर्ध समृद्ध में है। समृद्ध में आपने उदाहरण देखे ई उ ऊ, और अर्ध समृद्ध में आपने उदाहरण देखे ए और ओ। थोड़ा सा उससे और खुल जाता। इसके बाद में आता है विवृत। तो विवृत में मुंह पूरा खुला होगा, जैसे आ, बड़ा आ हम बोलें तो विवृत में आएगा वो, क्योंकि बड़ा आ बोलने में पूरा मुंह खुल जाएगा आ। और इसी प्रकार से अगर हम अर्ध विवृत बोलें, अर्ध विवृत में आधा मुख हमारा खुला होगा, जैसे छोटा आ बोलना हो वो आए ओ, तो इसमें अर्ध विवृत है तो आधा मुख खुला रहेगा। तो इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है संस्कृत में। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया स्वर संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और 4 वर्ण अयोग वाह में भी आते हैं। तो ये 4 अयोग वाह वर्ण जो होते हैं, इनमें अंग होता है, आहा होता है, जिह्वा मूली होता है और उपधमानीय होता है। इस प्रकार से 4 वर्ण अयोग वाह के भी सम्मिलित किए जाते हैं संस्कृत वर्णमाला में। तो इस प्रकार से आपने स्वर देखे कि स्वरों का वर्गीकरण विभाजन किस प्रकार से किया गया है। इसके साथ में मैं बताना चाहूँगी कि इसमें अगर बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं। तो जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बड़ा आ, पूछा जाए कि बड़ा आ कैसा स्वर है, तो विवृत है, समृद्ध है, अर्ध समृद्ध है या अर्ध विवृत है। तो यहाँ यदि आपने आप यहाँ पढ़ लेंगे, पहले से पढ़े होंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब बड़े आ का उच्चारण करेंगे, हम पूछेंगे आ तो बड़ा आ तो विवृत में ही आएगा ना, तो बड़ा आ का उच्चारण स्थान विवृत में होगा। इसी प्रकार से यदि पूछा जाए कि ई, छोटी ई कैसा स्वर वर्ण है, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत ही टिक कर देंगे कि ह्रस्व, छोटी ई ह्रस्व में आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व में 5 वर्ण होते हैं, अ ई उ, आ ई उ री और ल। यही बात अगर पूछे कि ऐसा कौन सा वर्ण है, एक प्रश्न ये भी बहुत बनता है, अक्सर कई एग्जाम में पूछा भी गया है, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान ह्रस्व है, दीर्घ में नहीं आता है वो, तो उसमें लृ होता है। लृ एक ऐसा वर्ण है जिसे हम ह्रस्व में तो लेते हैं लेकिन दीर्घ में नहीं इसका हम उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न भी कैसे बनते हैं। इसमें अगर यदि हमें प्रश्न भी बनाना हो, ऑप्शनल में कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि लृ का उच्चारण लृ दीर्घ होता है कि नहीं होता है, तो लृ दीर्घ नहीं होता है, लृ ह्रस्व ही रहता है। तो इस प्रकार से ये तो था स्वरों का वर्गीकरण। इसी प्रकार से अगली जब हम क्लास लेंगे अगले वीडियो में आप लोगों को हम व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण करके बताएंगे कि व्यंजन का विभाजन किस प्रकार से कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू क्लास।